नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुंभ से पहले हरिद्वार को मिले 235 करोड़ के प्रोजेक्ट। सीएम धामी ने किया शिलान्यास, कहा विकास का रथ न थमेगा, न झुकेगा, न थकेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस का मिशन 2027 शुरू। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। हल्द्वानी पार्टी की पहली पसंद। देहरादून में कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और भर्ती की मांग। बैरिकेडिंग पर चढ़े, आपत्तिजनक पोस्टर दिखाए। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट की जाएगी संचालित, ताकि श्रद्धालुओं को मिल सके तत्काल चिकित्सा सहायता। और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश। बागेश्वर, उत्तरकाशी में स्कूल बंद, 150 सड़कें ठप। चारधाम के रास्तों पर फंसे यात्री। कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार को एक नया रूप देने की सबसे बड़ी परियोजना जमीन पर उतर गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 235 करोड़ की गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट्स का सीधा फोकस उन जगहों पर है जहां अगले साल करोड़ों श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ दिखने वाली है। इन सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड को दी गई। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने विकास के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला है। हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नीयत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है, कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं, वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है, उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों। ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश में अपने चुनावी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जनसभा से शुरुआत करने जा रही है। पार्टी ने 8 अगस्त को खड़गे की प्रस्तावित रैली की तैयारी शुरू कर दी। इस रैली के लिए फिलहाल हल्द्वानी को पहली पसंद माना जा रहा। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली में चल रही पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। ऊधम सिंह नगर भी संभावित विकल्पों में शामिल है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी ने इस पर बताया कि 18 जुलाई को पीएसी की बैठक में 8 अगस्त को खड़गे की रैली कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उनका यह कहना है कि हल्द्वानी सबसे उपयुक्त स्थान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां से कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों के कार्यकर्ताओं तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा।
देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर राज्य सरकार और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों युवाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया है। इस दौरान सचिवालय से पहले ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस धक्का मुक्की और झड़प हुई है। सचिवालय की ओर बढ़ रहे आक्रोशित स्टूडेंट्स को पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान युवा बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। सिचुएशन पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन को भी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। अल्मोड़ा के रानीखेत में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, नारेबाजी की और स्टूडेंट्स के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने ये कहा कि युवा शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार बातचीत के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है। कल जो हमारे युवा साथियों ने जंतर मंतर से संसद घेराव का एक ऐलान किया था, उसमें ये दमनकारी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे युवा साथियों पे आंसू गैस फेंके और डंडे बरसाए। उसके आज विरोध में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और हम सभी चेताना चाहते हैं कि जब ये दमनकारी सरकार हमारे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम करेगी तो यह कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के सिपाही सब मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। चंपावत के लोहाघाट के व्यस्त पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग में बने गहरे गड्ढों को लेकर टैक्सी चालकों का आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को पंचेश्वर और बाराकोट स्टैंड के वाहन चालकों ने एनएच विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और अधूरे छोड़े गए गड्ढा भरने के काम को तत्काल पूरा करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी चालकों का ये कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही थी। विभाग ने गड्ढे भरने का काम शुरू तो किया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया था। लगातार बारिश के चलते सड़क अब तालाब जैसी हो गई, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हो रही है सर, ये पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, ये थोड़ा डाल गए हैं 2-4 मीटर, उसके बाद ये बंद है। अब ये दूसरी झील बन गई है लोहाघाट में। हो सकता है इसमें परसों एक स्कूटी वाला रपट गया था, वो पूरा भीग के यहाँ से गया। अब हम चाहते हैं कि तुरंत ही इसको अगर सही किया जाए तो बढ़िया। अब लंबी रोड की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ऊपर नीचे जाने के बाद इसी में से जा रही हैं। साइड में जो सवारी खड़ी रह रही है उनके ऊपर पानी के छींटे बहुत जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि कृपया ये गड्ढे जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर में बंद कर दिए जाएं। इसमें बहुत खतरा हो रहा है, कई बार बाइक वाले रपट रहे हैं और अन्यथा ये 1-2 दिन के अंदर में काम नहीं होता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही है पब्लिक को। ये दिक्कत ये है कि मेन तो चौराया है, एक हाईवे, एक बॉर्डर रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक दुनिया भर का है। कई स्कूटी वाले रपट गई है, कई बाइक रपट गई है, कई कार रपट गई है और सीधे ऐसे हो रहे हैं कि आते आते सवारी को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इंटरलॉक किया जाए, सीमेंट किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। हरिद्वार के मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती के पास चलती कार में अचानक से भीषण आग लगने की खबर सामने आई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में वाहन पूरे तरीके से जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। बताया ये जा रहा कि कार हाल ही में खरीदी गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग इस मामले में जुटे हुए हैं।
रामनगर कोतवाली की कार्य प्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल बाइक चोरी का शिकार हुए एक युवक ने यह आरोप लगाया है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने ना तो उसकी तहरीर की रिसीविंग दी और ना ही समय पर कार्रवाई की। लगातार कोतवाली के चक्कर लगाने के बाद युवक ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बाइक चोरी हुई है रात के 8 बजे। मैं मंगल बाजार गया था, वहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई है। तो सर मैं तहरीर भी लेके गया था, आज भी लेके गया था मैं तहरीर। तो सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार जा रहा हूँ कोतवाली में, आज भी गया था। आज भी मुझे सर ने बोला कि महबूब भाई आएंगे, तो महबूब सर वो आएंगे, वो आके अब देखेंगे। मैं फिर बारिश में भीगता भीगता गया था थाने बारिश में। फिर बारिश पड़ने लगी, मुझे बहुत देर हो गई वहाँ खड़े वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा था सर। आज 7 दिन हो गए मुझे सर, रिसीविंग तक नहीं मिली मुझे। तारीख से 20 तारीख तक अभी तक कोई वो नहीं है। आज मैंने परेशान होकर सीएम पोर्टल पे शिकायत करी है, अब देखो क्या होता है सर। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहले महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहले स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायत सामने आई है। दरअसल खटीमा क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के लिए बता दें कि शिकायतों को लेकर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और थारू जनजाति के लोगों के कथित धर्मांतरण के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग इसमें की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि खटीमा और आसपास के इलाकों में कथित धर्म परिवर्तन की शिकायतें और जन चर्चाएं सामने आई हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन उसकी इच्छा के विरुद्ध बल, प्रलोभन, कपट, अनुचित प्रभाव या फिर किसी अन्य अवैध माध्यम से कराया गया तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। खटीमा के निवासी लोग आए थे
तो उन लोगों ने अनुसूचित जाति, थारू जाति वगैरह के लोगों का ईसाई धर्म मतलब ईसाई उसमें धर्मांतरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इस स्तर से इस ज्ञापन को भेज दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक। खटीमा क्षेत्र में धर्मांतरित पर कार्रवाई करने के लिए चले हैं। SC ST OBC के समाज के लोगों को गुमराह करके ये क्रिश्चियन धर्म अपनाया जा रहा है, जिसमें कि माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनको गुमराह करके जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उत्तराखंड का स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड का स्वरूप उत्तराखंड ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा को देखते हुए देहरादून स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यात्रा के रास्ते पर 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट संचालित की जाएंगी। इन केंद्रों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवाइयां और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने इस पर बताया कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर स्थापित मेडिकल रिलीफ पोस्ट 24 घंटे काम करेगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल पाए। इसके साथ ही इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए एम्बुलेंस और रेफरल व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है और टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रखती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जांच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है, ताकि कोई अगर परेशानी हो भीड़ की में लोगों को, तो कोई अगर मरीज़ वहाँ पे रहता है तो उसको अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम अपनी जो टीम जो है वो लगाते हैं कांवड़ मेला में। भारी बारिश और सुरक्षा कारणों से 20 जुलाई 2026 को एहतियातन अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को यात्रा के रास्तों की समीक्षा के बाद दोबारा से शुरू कर दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त ने इस पर बताया कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यात्रा का संचालन किया जा रहा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गढ़वाल के आयुक्त ने ये कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों का प्रशासन, पुलिस, SDRF और अन्य विभाग लगातार यात्रा के रास्तों की निगरानी कर रहे। संवेदनशील इलाकों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही ताकि किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि अगर भारी बारिश, भूस्खलन या किसी अन्य कारण से रास्ते अस्थायी तौर पर बाधित हो जाएं, तो प्रशासन की ओर से निर्धारित सुरक्षित जगहों या होल्डिंग एरिया में ही रुकें और प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। जल निकासी व्यवस्था चरमराने से शहर की कई सड़कें नदी का रूप लेती हुई नजर आईं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। IT पार्क, सहस्त्रधारा रोड, डालनवाला सहित कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर कई वाहन आधे तक पानी में डूबे हुए हैं। डालनवाला क्षेत्र में रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास की रिहायशी बस्तियों में पानी घुस गया, जबकि बिंदाल नदी और अन्य बरसाती नालों का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इस संबंध में जैसा कि हमारी मल्टीपल मीटिंग्स में जो एस्पेक्ट्स कवर किए जाने, कल भी जिस तरीके से बारिश हुई थी तो एक बैठक की गई थी और रोड्स की ओपनिंग को फास्ट किए जाने को लेके डायरेक्शंस दिए गए थे। पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई कल शाम तक नॉर्मल थी और उसमें जो 5 से 6-7 लोग जो फंस गए थे
एक संतला देवी के पास में एक टापू पे, तो उन सभी को सुरक्षित निकाला गया था। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स को हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे। एक पेड़ भी गिर गया था कल, और डोईवाला के पास में कुछ घरों में पानी पहुंचने या घरों में पानी जाने जैसी स्थितियां बन रही थी, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और इन सबको भेजा गया था। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को एड्रेस किए जाने की कोशिश की जा रही है। और वाटर लॉगिंग को लेके जो IT पार्क और इस तरीके के एरियाज़ हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए बात हो रही है। और इसमें उनका जो प्रेजेंटेशन आया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसको रिव्यू किया गया है और जल्दी उसमें एस्टिमेट्स बना के फंड्स अरेंज करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।